2004 की सर्दियों की एक सुबह उत्तरी भारत के एक पहाड़ी इलाके में हाड़ कंपा देने वाली ठंड हर तरफ फैली हुई थी। सफ़ेद बर्फ़ ने हर पेड़ की टहनी और हर रास्ते को ढक लिया था, जिससे छोटा सा गांव एक धुंधली चादर में लिपटा हुआ लग रहा था। मिट्टी की दीवारों वाले घर पहाड़ी की तलहटी में दुबके हुए थे और उनकी छोटी चिमनियों से उठता रसोई का धुआं ही इस ठंडे और शांत माहौल में जीवन का एकमात्र संकेत था। जंगल के पक्षियों की हल्की फुल्की चहचहाहट भी गूंज कर शांत हो गई और उसकी जगह सर्दियों की सुबह की खामोशी ने ले ली। एक पुराने पुल के नीचे 5 बच्चे पतले फटे हुए कपड़ों में ठंड से कांप रहे थे। उनके फटे पुराने कपड़े बर्फीली हवाओं से बचाने के लिए नाकाफी थे। सबसे बड़ी लगभग 11 साल की एक लड़की पुल की दीवार से पीठ टिकाए बैठी थी। उसके दुबले पतले हाथ अपने 4 छोटे भाई बहनों को कसकर पकड़े हुए थे जो उसकी गोद में सिमटे हुए थे। उस लड़की की आंखें बड़ी बड़ी थीं, जिनमें एक सतर्कता और चिंता की चमक थी, जैसे कोई छोटा पक्षी हो जिसे कोने में धकेल दिया गया हो, लेकिन फिर भी वह अपने बच्चों की रक्षा के लिए डटा हो। उसका नाम आशा था। वह उन 4 अनाथ बच्चों की सबसे बड़ी बहन थी, जिन्हें अचानक इस कड़ाके की ठंड में छोड़ दिया गया था। आशा के बगल में 9 साल की राधा घुटनों में सिर छिपाए बैठी थी। उसकी साफ आंखें बहुत रोने की वजह से लाल थीं। राधा हमेशा चुप रहती थी, बस गर्मी और सुरक्षा की तलाश में आशा से सटी रहती थी। 7 साल की छोटी सपना लगातार सिसक रही थी और नींद में अपनी मां को बुला रही थी। सपना सबसे संवेदनशील थी। जब भी उसे तो उसकी आंखों में आंसू भर आते, जैसे वह किसी चमत्कार की प्रार्थना कर रही हो। 5 साल की प्रिया में अब रोने की भी ताकत नहीं बची थी। उसके छोटे दुबले पैर अपनी बहन आशा के पैरों से कसकर लिपटे हुए थे और उसके गंदे चेहरे पर आंसुओं के सूखे निशान थे। आशा की गोद में सबसे छोटी मुन्नी, जो सिर्फ 2 साल की थी, तेज बुखार से तप रही थी। उसकी सांसें भारी थीं और सूखी खांसी के हर झटके से उसका छोटा सा शरीर कांप उठता था। आशा ने मुन्नी के चारों ओर एक पतला फटा हुआ दुपट्टा लपेट रखा था और उसे अपनी गर्मी देने की कोशिश कर रही थी। उन 5 बच्चों को नहीं पता था कि उन्हें क्यों छोड़ दिया गया था। आज सुबह जब वे अपनी फूस की टूटी फूटी झोपड़ी में सो रहे थे तो उनके माता पिता वहां नहीं थे। खाली घर में सिर्फ 4 ठंडी का पूरा दालू कोशिश कर रही थी। दीवारें बची थीं। वे अपने माता पिता को पूरे गांव में ढूंढते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में आशा अपने भाई बहनों को इस पुल के पास ले आई। ये एक सुनसान जगह थी, लेकिन पहाड़ी हवा की ठंड से कुछ हद तक बचा सकती थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि ठंड उन पर कोई रहम नहीं कर रही थी। पुल पर एक साइकिल की खड़खड़ाहट की आवाज़ हवा की सरसराहट में मिल गई। विजय 50 साल से ज़्यादा उम्र के एक पूर्व सैनिक, जो पहाड़ी के नीचे अकेले रहते थे, बाजार से साइकिल चलाकर घर लौट रहे थे। उनकी पुरानी साइकिल पर आलू की एक बोरी और लकड़ियों का एक छोटा गट्ठर लटका हुआ था। विजय ने एक पुराना ऊनी कोट पहना हुआ था और उनके ठंड से फटे हुए हाथ साइकिल के हैंडल पर कसकर जमे हुए थे। उनकी गहरी आंखों में एक उदासी थी, जिसमें बीते समय की यादें थीं। सालों पहले एक भयानक युद्ध में उन्होंने अपना एकमात्र परिवार खो दिया था और तब से वह जीवन के शोर शराबे से दूर एक परछाई की तरह चुपचाप जी रहे थे। पुल के बीच में पहुंचकर एक अजीब दृश्य देखकर वह अचानक रुक गए। पुल के नीचे 5 बच्चे ठंड से ठिठुर रहे थे। उन्होंने अपनी साइकिल रोकी और नीचे उतरे। उनकी आंखों में हैरानी थी। सामने का दृश्य देखकर वह सन्न रह गए। सबसे बड़ी बच्ची
छोटों को कसकर गले लगाए हुए थी और सबसे छोटी बुखार से तड़प रही थी। तुम लोग कौन हो? उन्होंने अपनी भारी आवाज़ में पूछा और पास आने लगे। आशा चौंककर सिर उठाकर उन्हें देखने लगी। उसकी आंखों में एक जंगली बिल्ली जैसी सतर्कता थी जो अपने बच्चों की रक्षा कर रही हो। हमें नुकसान मत पहुंचाना, वह हकलाते हुए बोली। उसकी आवाज़ कांप रही थी। विजय रुक गए। उनके दिल में एक चुभन हुई। उन्होंने उस लड़की की आंखों को साफ देखा, एक ऐसी जोड़ी आंखें जो मासूम भी थीं और मजबूत भी, जैसे वह पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ी हो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने अपनी आवाज़ को नरम करते हुए कहा। आशा ने उन्हें देखा। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और फिर उसने जल्दी से अपना चेहरा घुमा लिया। हमारा कोई घर नहीं है। हमारे माता पिता पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे अपने भाई बहनों की रक्षा करनी है। उसकी आवाज़ ठंडी हवा में खो गई। विजय स्तब्ध रह गए। आशा की बातें उनके दिल में एक चाकू की तरह चुभ गईं और पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। युद्ध के बाद उनके और उनके छोटे भाई के अलग होने की तस्वीर अचानक उनके दिमाग में कौंध गई। अपने भाई को न बचा पाने का दर्द, क्योंकि किसी ने उन्हें गोद नहीं लिया था, जीवन भर उनके साथ रहा। अब ये 5 बच्चे भी अलग होने और भुला दिए जाने के खतरे का सामना कर रहे थे। आशा की गोद में मुन्नी फिर जोर से खांसी। उसका शरीर कांप उठा। विजय झुके और धीरे से अपना हाथ मुन्नी के माथे पर रखा। इसे तो बहुत तेज बुखार है। तुम सब मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आशा ने जोर से सिर हिलाया। उसके आंसू बह निकले। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप हमें अनाथालय ले गए तो हम सब अलग हो जाएंगे। मैं इससे अच्छा मरना पसंद करूंगी। आशा की बात एक हताश चीख की तरह उस ठंडी सुबह में गूंजी, जिसने विजय को खामोश कर दिया। उन्होंने आशा को देखा, फिर बाकी 4 बच्चों को देखा जो ठंड से कांप रहे थे। उनके छोटे छोटे हाथ एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए थे। उन मासूम आंखों में उन्हें डर, दर्द और एक प्रार्थना दिखाई दी। मैं वादा करता हूं कि तुम लोगों को अलग नहीं करूंगा। चलो मुन्नी, और ज्यादा सहन नहीं कर पाएगी। उनकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन दृढ़ थी। आशा ने उन्हें कुछ देर तक देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन फिर उसने धीरे से सिर हिला दिया। विजय ने अपना ऊनी कोट उतारा, धीरे से मुन्नी को उसमें लपेटा और उसे अपनी गोद में उठा लिया। चलो, मेरा घर पास में ही है। आशा और उसके भाई बहन चुपचाप उनके पीछे चल दिए। उनके नन्हे नंगे पैर बर्फीली सड़क पर कांपते हुए निशान छोड़ रहे थे, लेकिन ये निशान उम्मीद से भरे थे। विजय का घर पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ सादा और छोटा था। छत पुरानी, फूस की थी और मिट्टी की दीवारें फीकी पड़ चुकी थीं, लेकिन अंदर बाहर की ठंड से कहीं ज़्यादा गर्मी थी। उन्होंने आग जलाई और चूल्हे की गर्मी ने अंधेरे कमरे को रोशन कर दिया। आशा आग के पास बैठी मुन्नी को अपनी गोद में लिए हुए। मुन्नी ने धीरे से आंखें खोलीं। उसके छोटे होंठों ने दीदी कहा और फिर वह गर्मी में सो गई। विजय ने थोड़ी खिचड़ी बनाई और चम्मच से मुन्नी को खिलाया। उन्होंने अपनी गोद में सोती हुई बच्ची को देखकर एक गहरी सांस ली। उस रात 5 बच्चे घर में एकमात्र बांस के बिस्तर पर एक साथ सो गए। विजय चुपचाप आग के पास बैठे रहे। उनकी आंखें उदास थीं, लेकिन उनमें एक नई चमक भी थी। उन्होंने मन ही मन खुद से कहा, आज से मैं इनका परिवार हूँ। बाहर बर्फ अभी भी गिर रही थी, लेकिन पहाड़ी के नीचे उस छोटे से घर में एक लौ जल उठी थी। प्यार की लौ, उम्मीद की लौ और एक नए सफ़र की शुरुआत की लौ जो मुश्किलों से भरी थी, लेकिन प्यार से भी भरपूर थी। सर्दियों का सूरज बस थोड़ी देर के लिए अपनी कमज़ोर रोशनी बिखेरता और फिर भारी बादलों के पीछे जल्दी से छिप जाता, जिससे आसमान भूरा
और ठंड हाड़ कंपा देने वाली हो जाती। पहाड़ी के नीचे उस छोटे से घर में आग जलने की चटकती आवाज़ गूंज रही थी, जिसमें लकड़ी के धुएं की गंध फूस की छत पर जमी नमी के साथ मिल रही थी। विजय आग के पास चुपचाप बैठे थे। उनकी बूढ़ी आंखें बांस के बिस्तर की ओर देख रही थीं, जहां पांचों बच्चे एक तूफान के बाद छोटे पक्षियों के झुंड की तरह एक दूसरे से सिमटकर सो रहे थे। उन्होंने जो पतला कंबल बच्चों पर डाला था वह उन सभी को ढकने के लिए काफ़ी नहीं था। इसलिए आशा, सबसे बड़ी बहन, किनारे पर लेटी हुई थी और गर्मी बनाए रखने के लिए अभी भी मुन्नी को कसकर पकड़े हुए थी। उस पूरी रात विजय सोए नहीं। वह अपने और उन 5 बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते रहे। मैं कब तक इनकी देखभाल कर पाऊंगा, ये सवाल उनके दिमाग में घूमता रहा। लेकिन जब भी उन्हें आशा की प्रार्थना भरी आंखें याद आती, जब उस बच्ची ने उन्हें पापा कहा था, तो वह खुद से कहते, मैं कोशिश करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। एक समय था जब उन्होंने युद्ध में अपना सब कुछ खो दिया था, और अब जब उनकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी बीत चुकी थी, तो भगवान ने इन 5 कोबिया बच्चों को उनके हाथों में सौंप दिया था। यह कोई संयोग नहीं था, ऐसा उनका मानना था। अगली सुबह विजय बहुत जल्दी उठ गए। गांव के दूर दराज के घरों से अभी भी मुर्गे की बांग सुनाई दे रही थी। ठंडी ओस फूस की छत के चारों ओर मंडरा रही थी। उन्होंने आग जलाई और डिब्बे में बचे हुए थोड़े से चावल से पतली खिचड़ी बनाई। पूरे घर में बस एक ऐसे सादे नाश्ते के लिए ही अनाज बचा था। जब रसोई के धुएं ने छोटे से घर को गर्म कर दिया, तो बच्चे भी धीरे धीरे जागने लगे। मुन्नी सबसे आखिर में जागी। उसकी आंखें हैरानी से चारों ओर देख रही थीं। फिर उसने धीरे से पूछा, दीदी, ये कौन सी जगह है? आशा ने जल्दी से उसे गले लगा लिया और धीरे से फुसलाया, मुन्नी, डरो मत, हम पापा विजय के घर पर हैं। अब हमारे पास एक घर है। विजय ने खिचड़ी का बर्तन मेज पर रखा और सबको खाने के लिए बुलाया। आशा ने हर भाई बहन को खिचड़ी बांटी और अपने लिए सबसे कम हिस्सा रखा। विजय वहां चुपचाप बैठे सब देख रहे थे। आशा के हाथ भले ही अभी अनाड़ी थे, लेकिन हमेशा सावधान रहते, जैसे कि खिचड़ी की एक बूंद भी गिरना बर्बादी होगी। उन्हें दिल में एक दर्द महसूस हुआ। एक 11 साल की बच्ची, जिसे अपने माता पिता की छत्रछाया में होना चाहिए था, आज अपने भाई बहनों के लिए एक सहारा बनी हुई थी। ये लड़की मेरे बचपन की तरह है, उन्होंने मन ही मन सोचा। अगले कुछ दिनों में इस नए परिवार का जीवन मुश्किलों के साथ शुरू हुआ। छोटे से घर में सिर्फ एक ही कमरा था। विजय ने बिस्तर बच्चों को दे दिया और खुद एक फटी हुई चटाई पर आग के पास जमीन पर सोने लगे। दिन में वह लकड़ी काटने, टपकती छत की मरम्मत करने और गांव के दूसरे परिवारों के लिए मजदूरी करने जैसे भारी कामों में लगे रहते, ताकि चावल खरीदने के लिए कुछ पैसे कमा सकें। रात में वह बैठकर फटे कपड़े सिलते और घिसी हुई चप्पलें ठीक करते, ताकि बच्चों के पास बाहर जाने के लिए कुछ पहनने को हो। आशा छोटी होने के बावजूद उनकी मदद करना सीख गई थी। सुबह वह जल्दी उठकर घर की सफाई करती, कपड़े धोती और अपने भाई बहनों की देखभाल करती। एक बार विजय ने अचानक आशा को घर के पीछे खड़े देखा। उसने मुन्नी की फटी हुई कमीज को दोनों हाथों से कसकर पकड़ रखा था, जो रस्सी पर सूख रही थी। उसका चेहरा काला पड़ गया था और होंठ ठंड से कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। विजय ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। आशा बेटी, अंदर चलो, बाहर बहुत ठंड है। आशा मुड़ी, उसकी आंखें लाल थीं। पापा, मैं नहीं चाहती कि मुन्नी को ठंड लगे। विजय ने आशा को देर तक देखा और फिर धीरे से सिर हिलाया। उनका गला भर आया। राधा और सपना अक्सर घर के अंदर ही रहती थीं। राधा सबसे कम बोलने वाली थी। पूरे दिन एक कोने में सिकुड़कर बैठी रहती और जमीन पर बेमतलब के गोले बनाती रहती।
जैसे वह अपने डर को भूलना चाहती हो। सपना इसके विपरीत अक्सर रोती थी और हमेशा आशा के पीछे लगी रहती थी। उन पलों में आशा को काम करते हुए अपनी बहन को भी बहलाना पड़ता था। सपना, डरो मत दीदी, यहाँ है, हम ठीक हैं। जब आशा ऐसा कहती तभी सपना सिसकना बंद करती। प्रिया और मुन्नी तो बस विजय से चिपकी रहती थीं और जब भी उन्हें दरवाजे पर आते देखती तो पापा पापा कहकर पुकारती थीं। एक बार विजय एक लंबे दिन के बाद खेत से थके हारे लौटे और मुन्नी की प्यारी आवाज़ सुनी। पापा आ गए तो वह अपनी सारी थकान भूल गए। वह पापा की पुकार, बापा कर मानतर, उनके लिए किसी भी चीज़ से ज़्यादा कीमती थी। लेकिन जिंदगी हमेशा शांत नहीं होती। गांव वालों की कानाफूसी धीरे धीरे बढ़ने लगी। वे कहते, वह खुद इतना गरीब है, अपना पेट नहीं भर सकता, अब इतने सारे बच्चों का बोझ उठा रहा है, देखना ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, वह भी उन्हें छोड़ देगा। कुछ लोग और भी कड़वे थे, वह यह सब मशहूर होने के लिए कर रहा है ताकि लोग उसकी तारीफ करें। ये बातें विजय के दिल में अदृश्य चाकुओं की तरह चुभती थीं, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप और ज़्यादा मेहनत करते रहे क्योंकि वह जानते थे कि बच्चों को उनकी ज़रूरत है। एक शाम विजय आशा के लिए एक फटी हुई कमीज सिल रहे थे। तभी उन्होंने बाहर से सिसकने की आवाज़ सुनी। वह बाहर निकले और देखा कि राधा घर के पीछे एक पेड़ के नीचे बैठी है। वह राधा के बगल में बैठ गए और धीरे से पूछा, बेटी तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? राधा ने अपने आंसू पोंछे, उसकी आवाज़ कांप रही थी। वह, लोग कहते हैं कि पापा हमें नहीं पाल सकते और हम भी एक दिन छोड़ दिए जाएंगे। विजय चुप हो गए। उन्हें लगा जैसे उनका दिल किसी ने निचोड़ लिया हो। उन्होंने धीरे से राधा के सिर पर हाथ फेरा। उनकी आवाज़ गहरी और गर्म थी, बेटी पापा तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे। उस रात विजय आग के पास और भी देर तक बैठे रहे, आग की लपटों को देखते हुए जो उस छोटे से विश्वास की तरह थीं जिसे वह अपने परिवार के लिए बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। जीवन इसी तरह चलता रहा, मुश्किलों से भरा लेकिन प्यार से भी भरपूर। बच्चों के लिए और पैसे जुटाने के लिए विजय ने गांव के पास एक निर्माण स्थल पर मजदूरी करना शुरू कर दिया। वे हाथ जिन्होंने कभी देश की रक्षा के लिए बंदूक उठाई थी, अब ईंटें ढोने और सीमेंट मिलाने से कठोर हो गए थे। एक बार वह मचान से गिर गए और उनके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। फिर भी उस शाम वह हाथ में चावल की एक छोटी थैली लिए लंगड़ाते हुए घर लौटे। उन्हें घर आते देख पांचों बच्चे दौड़कर उनसे मिलने आए। आशा ने उन्हें लंगड़ाते हुए घर में आते देखा। उसकी आंखों में चिंता भरी हुई थी। पापा क्या आपको बहुत दर्द हो रहा है? विजय बस मुस्कुराए। नहीं बेटा, मैं ठीक हूं। देखो चावल आ गया है, आज रात हम सब चावल खाएंगे। पुरानी लकड़ी की मेज के किनारे सादे भोजन के पल हमेशा गर्मजोशी से भरे होते थे। कभी कभी सिर्फ नमक वाले सादे चावल होते थे, लेकिन विजय और बच्चे सब कुछ मज़े से खाते थे। आशा अक्सर अपना हिस्सा मुन्नी को बाड़ी होते थे दे देती और कहती, मेरा पेट भर गया है पापा। विजय जानते थे कि आशा झूठ बोल रही है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस चुपचाप ठान लिया कि उन्हें यह करना ही होगा। उनके बच्चे हमेशा ऐसे भूखे नंगे नहीं रहेंगे। फिर वसंत भी आ गया। पहाड़ों में आड़ू के फूल खिल गए, जिससे माहौल कुछ कम ठंडा हो गया। विजय और बच्चों ने मिलकर घर के सामने की बाड़ को फिर से बनाया और टपकती छत की मरम्मत की ताकि वे त्योहार मना सकें। त्योहार की शाम वह एक छोटी सी आड़ू की टहनी लेकर घर आए, जो उन्होंने एक परिचित के घर से मांगी थी। टहनी को घर के बीच में रखते हुए उन्होंने बच्चों से कहा, इस त्योहार पर हमारे पास आड़ू के फूल हैं,
आशा ने उन्हें गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। शुक्रिया पापा, इस त्योहार पर अब हमें डर नहीं लगेगा। नए साल की पूर्व संध्या पर पूरा परिवार आग के चारों ओर बैठा पड़ोसियों से मिली मिठाइयों को आपस में बांट रहा था। देर रात तक हंसी की आवाज़ गूंजती रही जिसने सर्दियों की कड़ाके की ठंड को दूर भगा दिया। विजय ने हर बच्चे को देखा। उनका दिल एक ऐसी खुशी से भर गया जो उन्होंने बहुत लंबे समय से महसूस नहीं की थी। अब से तुम लोग कभी अकेले नहीं रहोगे, पापा वादा करते हैं। बाहर आड़ू की पंखुड़ियां हवा में धीरे धीरे गिर रही थीं। पहाड़ी के नीचे उस छोटे से घर में एक परिवार प्यार और दृढ़ता से बना था। यह सफर अभी शुरू ही हुआ था, लेकिन विजय और पांचों बच्चों के दिलों में उन्हें अपना असली घर मिल गया था। जीवन उसी तरह पहाड़ी के नीचे उस छोटे से घर में बीतता रहा। शांति के दुर्लभ दिन धीरे धीरे आदत बन गए। विजय को बहुत जल्दी उठने, सादा नाश्ता तैयार करने और फिर गांव में मजदूरी करने के लिए साइकिल से जाने की आदत हो गई थी। हर बार जब वह घर लौटते और बच्चों को चहचहाते हुए अपनी ओर दौड़ते देखते तो उनका दिल एक अजीब सी गर्मी से भर जाता। लेकिन यह शांति हमेशा के लिए नहीं रह सकती थी। एक बड़ी मुसीबत आ गई जिसने इस छोटे से परिवार को सबसे कठिन परीक्षा में डाल दिया। उस दिन आसमान अभी साफ नहीं हुआ था। काले बादल छा गए जो एक बड़ी बारिश का संकेत दे रहे थे। विजय पूरी रात मजदूरी करने के बाद जैसे ही घर पहुंचे, उन्होंने देखा कि गांव के कुछ अधिकारी गेट के सामने इंतजार कर रहे थे। वह रुक गए। उनका हाथ अभी भी साइकिल के हैंडल पर था और उन्होंने चिंता भरी नजरों से उन्हें देखा। गांव के अधिकारी आगे बढ़े। शर्मा जी, जो सामाजिक कार्यों के प्रभारी थे, ने गंभीर आवाज में कहा, विजय जी, हमें एक शिकायत मिली है। किसी ने बताया है कि आप इन 5 बच्चों को पालने में सक्षम नहीं हैं। हमें इन बच्चों को समाज कल्याण केंद्र ले जाना होगा। यह सुनकर विजय जैसे सुन्न हो गए। उन्होंने साइकिल को एक पेड़ के सहारे टिका दिया। उनके हाथ गुस्से को दबाने की कोशिश में कांप रहे थे। आप क्या कह रहे हैं? मैं सक्षम नहीं हूं। मैंने हर दिन इनकी देखभाल की है। वे स्वस्थ और सुरक्षित हैं। क्या ये काफी नहीं है? शर्मा जी ने सिर हिलाया। उनकी आवाज अभी भी ठंडी थी। यह प्यार का मामला नहीं है, यह कानूनी मामला है। आप एक अकेले आदमी हैं। आपकी कोई स्थिर आय नहीं है और आप बच्चों को शिक्षित करने की अपनी क्षमता भी साबित नहीं कर सकते। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। घर के अंदर आशा ने बहस की आवाज सुन ली थी। वह बाहर भागी और शर्मा जी और दूसरे अधिकारियों के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल थीं लेकिन दृढ़ता से भरी थीं। हम कहीं नहीं जाएंगे। हमारा एक परिवार है। यह हमारा घर है। हमें अलग मत कीजिए। पीछे से रोने की सिसकियां गूंजी जब राधा, सपना प्रिया और छोटी मुन्नी दौड़कर अपनी बहन से लिपट गईं। मुन्नी ने विजय की कमीज पकड़ ली। उसका मासूम चेहरा उनकी ओर उठा हुआ था। उसकी साफ आवाज में डर मिला हुआ था। पापा, आप हमें कहीं नहीं जाने देंगे, है ना? विजय ने अपने सामने 5 बच्चों को देखा। उनका दिल तब टूट गया जब उन्होंने अपने बच्चों की आंखों में वही निराशा देखी जो उस ठंडी सर्दियों के दिन पुल के नीचे थी। अब उनकी आंखों में फिर से छोड़े जाने का डर था। वह घुटनों के बल बैठ गए, उन्हें कसकर गले लगाया और फिर सीधे शर्मा जी की आंखों में देखते हुए कहा, मैं किसी को भी इस परिवार को तोड़ने नहीं दूंगा। मुझे एक मौका दीजिए। मैं यह साबित करने के लिए सब कुछ करूंगा कि मैं सक्षम हूं। शर्मा जी ने एक गहरी सांस ली। आप अपील कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल बच्चों को केंद्र में ले जाना होगा। यह नियम है। यह शब्द एक चाकू की तरह माहौल में चुभ गए। आशा चीख पड़ी, आंसू बह निकले। पापा, हम नहीं जाएंगे पापा। 5 बच्चों की दर्द भरी चीखें छोटे से आंगन में गूंज उठीं। विजय ने उन्हें कसकर पकड़ लिया। उनके सांवले मौसम के मारे चेहरे पर भी आंसू बह निकले।
बच्चों, डरो मत, पापा तुम्हें घर वापस ले आएंगे, पापा वादा करते हैं। लेकिन उस पल उनका वादा अधिकारियों के सामने बेबस था। जब समाज कल्याण केंद्र की गाड़ी चली गई तो विजय आंगन के बीच में जड़वत खड़े रह गए। दूर से आती पापा की पुकारें उनके दिल में सैकड़ों चाकुओं की तरह चुभ रही थीं। छोटा सा घर खाली हो गया था। बच्चों की हंसी मजाक अब सिर्फ ठंडी हवा में एक याद बनकर रह गई थी। वह घर के अंदर गए और बुझ चुकी आग के पास बैठ गए। उनके अंदर एक अंतहीन खालीपन था, जैसे उनकी जिंदगी से उनका एकमात्र परिवार फिर से छीन लिया गया हो। लेकिन फिर उनके दिल में प्यार की लौ ने उन्हें ज्यादा देर तक टूटने नहीं दिया। वह उठे और खुद से कहा, मैंने वादा किया है कि मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, मुझे बच्चों को वापस लाना है। अगले दिनों में विजय ने एक नई लड़ाई शुरू की। वह बच्चों को वापस पाने के लिए गांव के हर दफ्तर में अर्जी देने गए। शक भरी निगाहें, ठंडे इनकार हर दिन उन्हें घेरे रहते। लोग कहते कि वह बहुत गरीब हैं, बहुत बूढ़े और कमज़ोर हैं, 5 बच्चों का सहारा नहीं बन सकते। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने और ज़्यादा मजदूरी की, एक एक पैसा कमाया ताकि यह साबित कर सकें कि वह अपने परिवार की देखभाल कर सकते हैं। हर रात एक थका देने वाले दिन के बाद वह मेज़ पर बैठकर अपनी कांपती लिखावट में अपील लिखते। एक दिन गांव की पंचायत की बैठक हुई। विजय खचाखच भरे हॉल के बीच में खड़े थे। उनके हाथ भावनाओं से कांप रहे थे, लेकिन उनकी आंखें दृढ़ थीं। मैं जानता हूं कि आप सब मुझ पर शक करते हैं। मैं एक गरीब आदमी हूं। मैं बच्चों को दूसरों की तरह नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास प्यार और दृढ़ संकल्प है। वे 5 बच्चे मेरा परिवार हैं, मेरे जीने की वजह हैं। अगर आप उन्हें अलग कर देंगे तो क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि वे ज़्यादा खुश रहेंगे? हॉल में सन्नाटा छा गया। विजय ने चारों ओर देखा। उनकी नज़र कमरे के कोने में बैठे 5 बच्चों पर जाकर रुक गई, जिनके चेहरे आंसुओं से भीगे हुए थे। आशा उठी और सबके सामने आई। उसने गहरी सांस ली। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन दृढ़ संकल्प से भरी थी। पापा, विजय ही एकमात्र इंसान हैं जिन्होंने हमें नहीं छोड़ा। पापा गरीब हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमें एक परिवार दिया है। कृपया हमें पापा के साथ रहने दीजिए। राधा, सपना, प्रिया और मुन्नी भी दौड़कर अपनी बहन का हाथ पकड़कर खड़ी हो गईं। मुन्नी ने जोर से कहा, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, पापा, मुझे घर जाना है। इस दृश्य ने हॉल में बैठे कई लोगों को खामोश कर दिया। खानाफूसी धीरे धीरे बंद हो गई। शर्मा जी उठे। उनकी आंखों में अभी भी थोड़ी हिचकिचाहट थी, लेकिन आखिरकार उन्होंने कहा, फिर से विचार करने के बाद हम अस्थायी रूप से विजय जी के अनुरोध को स्वीकार करेंगे। हालांकि आपको अपनी वित्तीय क्षमता साबित करनी होगी और बच्चों की देखभाल की स्थिति पर नियमित रूप से रिपोर्ट देनी होगी। पूरा हॉल खुशी से झूम उठा। विजय जैसे घुटनों के बल गिर पड़े। उनके झुर्रियों वाले गालों पर आंसू बह रहे थे। 5 बच्चे दौड़कर उनसे लिपट गए। आशा सिसकते हुए रो पड़ी, पापा, हम घर जा रहे हैं। विजय ने अपने हर बच्चे को गले लगाया, उनकी गर्मी को अपनी बाहों में महसूस किया। उस पल में वह जानते थे कि उनकी सारी कोशिशें आखिरकार रंग लाई हैं। उस दिन पूरा परिवार पहाड़ी के नीचे उस छोटे से घर में लौट आया। वह घर अभी भी सादा था, छत अभी भी बारिश में टपकती थी, लेकिन विजय और 5 बच्चों के दिलों में वह पूरी दुनिया थी। उस शाम वह आग के पास बैठे अपने बच्चों को अपने चारों ओर खेलते हुए देख रहे थे। उनका दिल खुशी से भर गया था।
वह जानते थे कि आगे का सफ़र अभी भी मुश्किलों से भरा है, लेकिन जब तक उनके बच्चे उनके साथ हैं उन्हें किसी भी चीज़ से डर नहीं लगेगा। सर्दियों की हवा फिर से छत से गुजरी, लेकिन इस बार ठंड विजय के दिल में नहीं घुस पाई। उस छोटे से घर में एक लौ जलाई गई थी, पिता के प्यार की लौ, परिवार की लौ और उम्मीद की लौ। जब पूरा परिवार पहाड़ी के नीचे उस छोटे से घर में लौट आया तो विजय और पांचों अनाथ बच्चों का नया जीवन शुरू हुआ। वे दिन भले ही अभाव और कठिनाइयों से भरे थे, लेकिन हर किसी के दिल में एक गर्मजोशी भरी खुशी ने जगह बना ली थी, जैसे एक आग जो कड़ाके की सर्दियों को गर्म कर रही हो। विजय समझ गए थे कि इस घर को बनाए रखने के लिए उन्हें दोगुनी मेहनत करनी होगी। हर दिन वह सूरज निकलने से पहले उठ जाते, हर तरह की मजदूरी करते, लकड़ी काटना, निर्माण में मदद करना, खेतों में काम करना। जब भी कोई उन्हें काम पर रखता वह कभी मना नहीं करते, चाहे वह कितना भी मुश्किल काम क्यों ना हो। उनके हाथ और भी कठोर हो गए। युद्ध के पुराने घाव कभी कभी बारिश और हवा में दर्द करते, लेकिन उन्होंने कभी एक शब्द भी शिकायत नहीं की। हर शाम घर लौटकर जब वह बच्चों को आग के पास पढ़ाई करते देखते, राधा और सपना की चहचहाती हंसी सुनते, या छोटी मुन्नी को दौड़कर उनके पैर से लिपटते और कहते पापा आ गए, देखते तो उन्हें लगता कि उनकी सारी थकान गायब हो गई है। आशा अभी भी घर की सबसे जिम्मेदार और समझदार लड़की थी। स्कूल के बाद आशा घर के कामों में विजय की मदद करती और अपने भाई बहनों की देखभाल करती। उसने खाना बनाना सीखा, हालांकि शुरुआत में वह अनाड़ी थी। एक बार खिचड़ी जल गई, छोटे बच्चों ने मुंह बनाया, लेकिन फिर भी हंसते हुए कहा, खिचड़ी बहुत अच्छी है दीदी। यह सुनकर आशा हंसते हुए अपने आंसू पोंछने लगी। कुछ रातों में विजय ने अनजाने में आशा को मिट्टी के तेल की मंद रोशनी में पढ़ते हुए देखा। उसकी आंखें हर अक्षर पर टिकी होतीं, लेकिन कभी कभी वह धीरे से आह भरती। वह जानते थे कि आशा परिवार के और अपने भविष्य के बारे में चिंतित थी। एक 11 साल की बच्ची को इतने बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आशा ने कभी शिकायत नहीं की। राधा और सपना भी धीरे धीरे नए जीवन में ढल रही थीं। राधा अभी भी सबसे शांत थी, लेकिन वह हाथ के काम में बहुत माहिर थी। जब भी फुर्सत मिलती वह घर के कोने में बैठकर लगन से छोटी छोटी बांस की टोकरियां बुनती, ताकि परिवार के लिए कुछ सामान भी हो जाए और गांव में बेचकर कुछ पैसे भी आ जाए। सपना अभी भी बहुत रोती थी, लेकिन अब वह ज़्यादा हंसने लगी थी। जब विजय काम से लौटते तो सपना आंगन में दौड़कर उनकी कमीज पकड़ लेती और स्कूल की हर बात बताती, दोस्तों के चिढ़ाने से लेकर टीचर की तारीफ तक कि वह कितना सुंदर लिखती है। प्रिया और मुन्नी दोनों सबसे छोटी हमेशा विजय के आसपास चहकती रहती थीं। मुन्नी अब स्वस्थ हो गई थी और पहले की तरह बीमार नहीं पड़ती थी। उसकी गोल गोल आंखों में हमेशा खुशी की चमक रहती। जब भी वह विजय को देखती, मुन्नी घर के चारों ओर दौड़ती और अपनी साफ आवाज़ में चिल्लाती, पापा मुझे देखो, और फिर कूदने लगती, जिससे पूरा घर हंस पड़ता। ऐसे पल विजय को महसूस कराते कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हों, वह हार नहीं मान सकते। लेकिन जीवन कभी आसान नहीं होता। कुछ दिन, हफ्तों तक भारी बारिश होती रही। छोटे से घर में हर जगह से पानी टपकता। बारिश का पानी सारा सामान भिगो देता। विजय और आशा को लकड़ी के तख्ते लगाने पड़ते और केले के पत्तों से छत को ढकना पड़ता, लेकिन फिर भी वे ठंड को अंदर आने से नहीं रोक पाते। एक बार राधा ठंड से तेज बुखार में तप रही थी। विजय को उसे पीठ पर लादकर 10 किलोमीटर पैदल चलकर गांव के स्वास्थ्य केंद्र तक जाना पड़ा। रास्ते में मूसलाधार बारिश उनके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन वह बस सिर झुकाए आगे बढ़ते रहे। उनके हाथ राधा को कसकर पकड़े हुए सुन्न हो गए थे।
जब वे पहुंचे तो विजय इतने थक चुके थे कि स्वास्थ्य केंद्र के दरवाजे पर ही गिर पड़े, लेकिन सौभाग्य से राधा का समय पर इलाज हो गया। उस रात विजय राधा के बिस्तर के पास बैठे रहे। जब उन्होंने उसे सोते हुए देखा तो उनकी आंखों से चुपचाप आंसू बह निकले। केवल भौतिक अभाव का ही नहीं, विजय को गांव के लोगों की शक भरी नजरों और कानाफूसी का भी सामना करना पड़ता था। कुछ लोग कहते कि विजय दिखावा कर रहे हैं ताकि लोग उनकी तारीफ करें। कुछ कहते कि वह जल्द ही हार मान लेंगे, क्योंकि 5 बच्चों को पालना एक अकेले आदमी के लिए बहुत बड़ा बोझ है। ये बातें आशा के कानों तक पहुंचती, जिससे वह कई बार अकेले में रो पड़ती। लेकिन हर बार विजय उसे गले लगा लेते और कहते, बेटी, वे नहीं जानते कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हमारा परिवार गरीब हो सकता है, लेकिन हम कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। ये सादे शब्द एक मरहम की तरह काम करते, जिससे आशा को अपने भाई बहनों का सहारा बने रहने के लिए और मजबूती मिलती। समय बीतता गया। ठंडी सर्दियों से गर्म वसंत तक, बाढ़ के दिनों से सुनहरी धूप के दिनों तक विजय 5 बच्चों को बड़ा करने के लिए लगातार काम करते रहे। उनके शरीर पर पुराने घाव कभी कभी इतने दर्द करते कि वह खड़े भी नहीं हो पाते, लेकिन वह फिर भी हिम्मत जुटाते, क्योंकि उनके दिल में यह छोटा सा घर ही उनकी पूरी दुनिया थी। बच्चे भी बड़े हो रहे थे, एक एक करके, और उनकी ज्यादा मदद करने लगे थे। राधा हाथ के काम में और भी माहिर हो गई थी और पैसे कमाने के लिए, बेचने के लिए कई और चीजें बुनना जान गई थी। सपना और भी आत्मविश्वासी हो गई थी और अक्सर बाजार में सामान बेचने में आशा की मदद करती थी। प्रिया और मुन्नी ने भी स्कूल जाना शुरू कर दिया था। दोनों बहनें हमेशा हंसती बोलती रहतीं और विजय के लिए तारीफ के पत्र लातीं, जिससे उन्हें बहुत गर्व होता। 20 साल एक पलक झपकते ही बीत गए। पहाड़ी के नीचे उस छोटे से घर ने विजय के परिवार की अनगिनत यादें, दर्द और खुशियां देखी थीं। वे बच्चे अब बड़े हो गए थे और उनका अपना जीवन था। आशा, सबसे बड़ी बहन, अब एक काबिल डॉक्टर बन गई थी, जो पहाड़ी इलाकों में गरीब बच्चों का इलाज करती थी। राधा, वह शांत लड़की, अब एक सिविल इंजीनियर थी, जो ज़रूरतमंद लोगों के लिए घर बनाने के लिए जगह जगह जाती थी। सपना एक टीचर बन गई थी, जो गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती थी और दूर दराज के इलाकों में शिक्षा का सपना पहुंचाती थी। प्रिया एक लेखिका बन गई, जो प्यार और परिवार के बारे में कहानियां लिखती थी। उसकी पहली कहानी विजय और 5 बहनों की ही थी, और मुन्नी, वह सबसे छोटी बच्ची जो कभी विजय के पीछे पीछे भागती थी, अब एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, जो दुनिया भर के दर्शकों के लिए खुशी और हंसी लाती थी। उस दिन पतझड़ की एक सुनहरी धूप वाले दिन 5 लड़कियां पहाड़ी के नीचे उस छोटे से गांव में लौटीं और विजय के लिए एक विशेष उपहार लाईं। जब वह अभी भी आंगन में झाड़ू लगा रहे थे तो उनकी 5 बेटियों की परछाइयां अचानक गेट के सामने दिखाई दीं। आशा आगे बढ़ी, उसकी आवाज़ भावनाओं से कांप रही थी। पापा, हम घर आ गए हैं। विजय स्तब्ध रह गए। उनके हाथ में झाड़ू कांप रही थी। उन्होंने अपनी 5 बेटियों को अपने सामने देखा। वे बच्चे जो अब बड़े सुंदर और वसंत के फूलों की तरह खिले हुए थे। बच्चों, उनकी आवाज़ न्यान लाए। आशा ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें घर के पीछे ले गई। उनकी आंखों के सामने एक नया शानदार घर था, जो लाल ईंटों और मजबूत टाइल वाली छत के साथ मजबूती से बनाया गया था। पापा, आशा ने आंसुओं में कहा, यह हमारा उपहार है। एक दिन आपने हमें एक घर दिया था। अब हम चाहते हैं कि आपके पास खुशी से रहने के लिए एक सुंदर जगह हो। विजय चुपचाप खड़े रहे।
उनके झुर्रीदार गालों पर आंसू बह रहे थे। उन्होंने मुड़कर अपनी हर बेटी को कसकर गले लगाया, उनकी परिचित गर्मी को महसूस किया। तुम सब सच में बड़ी हो गई हो। मुझे तुम पर गर्व है। पूरा परिवार सुनहरी धूप के नीचे एक दूसरे को गले लगाए हुए था। हंसी और खुशी के आंसुओं की आवाज पूरे आंगन में गूंज रही थी। उस शाम पूरा परिवार एक गर्मजोशी भरे भोजन पर इकट्ठा हुआ। पुराने दिनों की यादें ताज़ा कर रहा था जब वे टपकती छत वाले घर में रहते थे। आशा ने विजय को देखते हुए धीरे से कहा, पापा, हम हमेशा आपका परिवार रहेंगे। आपने हमें सिखाया कि प्यार असंभव को संभव बना सकता है। विजय मुस्कुराए, उनकी आंखों में खुशी और संतोष की चमक थी। मैं मेकराव था। मेकराव की मुस्कुराए, लेकिन तुम लोगों ने मुझे एक परिवार दिया। ये मेरे जीवन की सबसे कीमती चीज है। पतझड़ की उस ठंडी हवा में गर्म रोशनी के नीचे पूरा परिवार एक साथ बैठा था, जैसे पुराने दिनों में। चाहे कितने भी साल बीत गए हों, प्यार ने उन्हें अभी भी एक चमत्कार की तरह बांध रखा था। एक ऐसा चमत्कार जिसे विजय ने अपने उदार और दृढ़ हृदय से बनाया था। उस साल पतझड़ में सुनहरी धूप छोटी पहाड़ी पर फैली हुई थी, जिससे पूरे गांव में एक अजीब सी शांति छा गई थी। नए शानदार घर से विजय के परिवार की हंसी मजाक की आवाजें दूर तक गूंज रही थीं, जो बांस के पेड़ों से होकर बहने वाली हल्की हवा में मिल जाती थीं। उस घर में विजय एक सादे लकड़ी के स्टूल पर बरामदे में बैठे थे। उनकी आंखें अपनी 5 बेटियों की परछाइयों को देख रही थीं, जो एक साथ छोटे से बगीचे की देखभाल कर रही थीं। हालांकि वह लगभग 80 साल के हो चुके थे, उनकी कमर झुक गई थी और आंखें समय के साथ धुंधली हो गई थीं, लेकिन उनके दिल की गहराई में खुशी और शांति इतनी कभी नहीं थी। मुन्नी, जो कभी सबसे छोटी थी और अब एक प्रसिद्ध अभिनेत्री बन चुकी थी, जब भी घर लौटती तो वह अभी भी वही छोटी बच्ची होती जो उनके पास कूदना फांदना पसंद करती थी। उसने ताली बजाते हुए जोर से कहा, पापा देखिए, मैंने लाल गुलाब लगाए हैं जो आपको पसंद हैं, है ना? विजय मुस्कुराए और धीरे से सिर हिलाया। बहुत सुंदर हैं बेटी, हमारे घर में अब गुलाब हैं, कितना अच्छा है। उनकी आवाज़ गहरी और गर्म थी, भले ही कमज़ोर थी, लेकिन मुन्नी को खुश करने के लिए काफ़ी थी, जो दौड़कर पीछे से उन्हें गले लगा लेती। मैंने वादा किया था पापा, जब भी मैं घर आऊंगी आपके लिए और भी बहुत सारे फूल लगाऊंगी। दूसरे कोने में आशा और राधा मिलकर बांस की बाड़ ठीक कर रही थीं। आशा अब एक प्रसिद्ध डॉक्टर थी, लेकिन उसके हाथ अभी भी पुराने दिनों के कामों के आदी थे। हर गांठ को सावधानी से बांध रही थी, ठीक उसी तरह जैसे वह कभी लकड़ियां बीनती, खिचड़ी बनाती और अपने भाई बहनों की देखभाल करती थी। उसने सिर उठाकर विजय को देखा। उसकी आवाज़ कोमल थी, पापा, आप अंदर जाकर आराम कीजिए, आज हवा थोड़ी तेज है। विजय ने धीरे से हाथ हिलाया। कोई बात नहीं बेटा, मैं यहाँ बैठकर तुम लोगों को देख रहा हूँ। तुम लोगों को एक साथ देखना ही मेरी खुशी है। राधा, जो कभी शांत लड़की थी और अब एक सिविल इंजीनियर बन चुकी थी, ने प्यार भरी नज़रों से उन्हें देखा। पापा, जब मैं पास के गांव में पुल बना लूँगी तो मैं आपको दिखाने ले जाऊँगी। मैं वह पुल उन गरीब बच्चों को समर्पित करना चाहती हूँ जो कभी हमारी तरह थे। ये सुनकर विजय भावुक हो गए और मुंह फेर लिया। उनकी आंखें लाल हो गईं। कितना अजीब था, वे छोटी लड़कियां जो कभी पुल के नीचे ठिठुर रही थीं, आज पहाड़ों की तरह मजबूत और स्थिर हो गई थीं। और वह, भले ही उन्होंने उन्हें जन्म नहीं दिया था, दुनिया के सबसे गौरवान्वित पिता बन गए थे। उस शाम के साफे तरह के इंग्रक्स पूरा परिवार खाने की मेज पर इकट्ठा हुआ। प्रिया, जो अब एक लेखिका थी,
उठी और अपनी नई किताब का एक अंश पढ़ने लगी जो वह लिख रही थी। यह एक बूढ़े पिता की कहानी थी जिसने अपनी 5 बेटियों की खुशी को बनाए रखने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, जो खून के रिश्ते से नहीं थी। पापा को बड़े बड़े शब्द कहने की ज़रूरत नहीं थी। वह बस चुपचाप काम करते, चुपचाप हमें प्यार करते, जैसे एक पेड़ चुपचाप उन लोगों को छाया देता है जो उसके नीचे शरण लेते हैं। प्रिया यहाँ तक पढ़ते पढ़ते रो पड़ी। विजय वहाँ चुपचाप हर शब्द सुन रहे थे। उनके कांपते हाथ ने सपना का हाथ पकड़ लिया, जो अब एक उत्साही शिक्षिका बन चुकी थी। सपना ने होकर कहा, पापा, मैं बचपन में बहुत रोती थी, लेकिन आप हमेशा वहाँ होते थे, मुझे अपनी बाहों में भर लेते और कहते कि मुझे किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने ही मुझे प्यार करना और जीवन पर विश्वास करना सिखाया। उस दिन का भोजन बहुत ख़ास था। हंसी मजाक की आवाज़ें भावनाओं के कारण सिसकियों में मिल रही थीं। मुन्नी हमेशा की तरह शरारत कर रही थी और मेज़ के चारों ओर दौड़ रही थी। फिर अचानक उसने पीछे से विजय को कसकर गले लगा लिया और फुसफुसाई, पापा, हमें न छोड़ने के लिए धन्यवाद। आप मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज़ हैं। मुन्नी की बात ने सबको खामोश कर दिया। विजय ने चारों ओर देखा। उनकी प्यार भरी नज़र हर चेहरे पर रुक गई। उन्होंने बोलने की कोशिश की, हालांकि उनकी आवाज़ बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। बच्चों, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम लोगों को बड़ा होते खुश और दूसरों से प्यार करते देखना, यही सबसे कीमती तोहफा है जो भगवान ने मुझे दिया है। उस रात जब पूरा चांद आंगन में चमक रहा था, विजय बरामदे में अपनी कुर्सी पर बैठे आकाश को देख रहे थे। पतझड़ की हवा पेड़ों से होकर गुजर रही थी, जिसमें एक हल्की ठंडक थी। 5 बेटियां उनके चारों ओर बैठी थीं, जैसे बचपन के दिनों में। वे पुरानी कहानियां सुना रही थीं, उस पहले दिन से जब विजय उन्हें घर लाए थे। सादे भोजन, ठंडी सर्दियों की यादें। हर याद एक धीमी गति की फिल्म की तरह लौट रही थी, जिससे सबकी आंखें नम हो गईं। मुन्नी ने अपना सिर उनके कंधे पर टिकाया और धीरे से फुसफुसाई, पापा, क्या आप खुश हैं? विजय मुस्कुराए। उनकी आंखें पल के लिए बंद हो गईं। मैं बहुत खुश हूं मुन्नी। तुम लोगों ने मुझे एक परिवार दिया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। 5 लड़कियां चुपचाप उनका हाथ कसकर पकड़े रहीं, जैसे उन्हें डर हो कि एक दिन वे उनके साथ ऐसे नहीं बैठ पाएंगी। अगली सुबह विजय हमेशा की तरह नहीं उठे। वह अपने सादे लकड़ी के बिस्तर पर शांति से लेटे हुए थे। उनका चेहरा शांत था और एक हल्की मुस्कान अभी भी उनके होठों पर थी। उनके हाथ में परिवार की पुरानी तस्वीर थी, वह तस्वीर जिसमें वह और उनकी 5 बेटियां उस टपकती छत वाले घर में एक साथ थे। वे बहुत गरीब थे, बहुत मुश्किल में थे, लेकिन उस तस्वीर में हर कोई चमक रहा था। विजय एक हल्की हवा की तरह शांति से चले गए, अपने साथ एक पिता की खुशी, संतोष लेकर, जिसने इस जीवन में अपना कर्तव्य पूरा कर लिया था। विजय के अंतिम संस्कार के दिन पूरा गांव शोक में डूब गया। वे लोग जिन्होंने कभी उन पर शक किया था और कानाफूसी की थी, आज सफ़ेद शोक के कपड़ों में 5 लड़कियों को देखकर चुपचाप सिर झुकाए हुए थे। वे बहुत धीरे धीरे चल रही थीं। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन गर्व से भी, क्योंकि वे जानती थीं कि विजय उन्हें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। वह हमेशा उनके दिलों में एक महान पिता के रूप में रहेंगे। उनकी कब्र पर प्रिया ने एक नई छपी हुई किताब रखी, जिसके कवर पर लिखा था, हमारे पिता को समर्पित, जिन्होंने असंभव को संभव बनाया। राधा ने एक छोटे से पुल का मॉडल रखा, जो उस सपने का प्रतीक था जो उन्होंने उसे दिया था।
सपना ने सफ़ेद गुलदाउदी का एक गुलदस्ता रखा, जबकि आशा और मुन्नी वहां बहुत देर तक खड़ी रहीं, एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े हुए विजय के नाम वाली कब्र को देख रही थीं। पापा, हम बहुत अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, आप चिंता मत करना, आशा ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मुन्नी ने फुसफुसाया, आपने हमें सिखाया था कि परिवार वह जगह है जहां प्यार होता है। हम आपकी बात कभी नहीं भूलेंगे। शाम की धूप छोटी पहाड़ी पर फैल गई उस सादी लेकिन सार्थक कब्र पर चमक रही थी। वे लाल गुलाब के फूल जो मुन्नी ने लगाए थे अब खिल चुके थे, शानदार और गर्व से, उस प्यार और हिम्मत के सबूत के तौर पर जो विजय ने हर लड़की के दिल में छोड़ी थी। वे जानती थीं कि भले ही विजय चले गए हों, लेकिन उनका प्यार हमेशा एक ऐसी लौ की तरह रहेगा जो कभी नहीं बुझेगी। उस साल पहाड़ी के नीचे उस छोटे से गांव में हर कोई विजय और उनकी 5 बेटियों की कहानी सुनाता था। एक सादी लेकिन एक चमत्कार की तरह सुंदर कहानी जो प्यार की ताकत का सबूत थी। विजय एक बूढ़े अकेले पूर्व सैनिक, खून के रिश्ते के बिना 5 बच्चों के महान पिता बन गए थे और उनके साथ मिलकर सभी तूफानों का सामना करते हुए एक सच्चा परिवार बनाया था। कई सालों बाद जब बेटियों के अपने परिवार हो गए और उनके बच्चे बड़े हुए तो उन्हें भी विजय की कहानी सुनाई गई, उस दादा की कहानी जिनसे वे कभी नहीं मिले थे लेकिन जिन्होंने सबसे अद्भुत विरासत छोड़ी थी, बिना शर्त प्यार और यह विश्वास कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, बस दिल में पर्याप्त उदारता और धैर्य होना चाहिए। आप सब ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें यह भी बताना न भूलें। हम दुआ करते हैं कि आप सब जहाँ भी रहें हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो कमेंट सेक्शन में हमारे और बाकी सबके साथ ज़रूर साझा करें।